स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैं यहां बना देता हूं। देखिए स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाना होगा। आया, ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का और आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका ग्रुप है? मक्खन का। मक्खन में तीन आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस आते हैं। आया क्या? आया क्या? ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में अब हम देखिए डायग्राम से सबको समझाएंगे, बाहर थ्योरी नहीं पढ़नी है। डायग्राम में जितने इसके स्ट्रक्चर होंगे सारे यहीं पे हम टॉपिक का नाम लिखते जाएंगे। अब मान लीजिए कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये इसकी वाली इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? इनफोल्ड हो जाती है। देखिए इनफोल्ड हो रही, क्या इनफोल्ड अगर ये हो रही है तो इसका मतलब इनफोल्डिंग करी। कौन सी मेम्ब्रेन करते हैं? आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग होती है? इनर मेम्ब्रेन में ना। ये पहला लाइन आपको याद रखना है। तो पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन इज इनवर्ड, अंदर की तरफ क्या होती है? घूम जाती है। तो आउटर मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, इनर मेम्ब्रेन ही होगी। आया, अब इसके बारे में, इन दोनों मेम्ब्रेन के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसकी क्या खास बात है? मैंने आपको पढ़ाया था कि एक नाम पढ़ाया था पोरिन, याद आया क्या? पोरिन। पोरिन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में पाया जाता है। कलेक्शन ऑफ पोरिन को एक्वा पोरिन कहते हैं, वाटर चैनल बोलते हैं उसको। आगे पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट प्लांट। अब देख लीजिए, हमने कहा ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या बोला हमने? अगर ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है तो जाहिर सी बात है आउटर मेम्ब्रेन की कुछ खास बात होनी चाहिए। तो आउटर मेम्ब्रेन के पास आपको मिलता है पोरिन। क्या मिलेगा? पोरिन। पहला तो पॉइंट समझ में आ गया। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और लिपिड की मात्रा कम होती है, भी याद रखिएगा। अरे यार सिंपल सी बात है, सेल मेम्ब्रेन में आपको पढ़ाया था ना, प्रोटीन ज्यादा होता है लिपिड कम होता है। लिपिड आपसे पूछेगा आरबीसी और सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 40% ना। फिर भी तुम लोग कंफ्यूज हो, शर्म है या नहीं? आया? तो देखिए, तो हमने सीखा आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास पोरिन होगा, क्योंकि मटेरियल जो भी आएगा ना इसके जरिए इंटर होता है। और इसके पास प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी और लिपिड की मात्रा कम होगी। इसके वाइस वर्सा अगर हम कर लेंगे तो इसके अंदर जो स्पेस है, ये स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस को बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये किसके किसके बीच में होगा बताइए? आउटर मेम्ब्रेन। हाँ, अब मत बोलिएगा, बोलने से आपको थोड़ा सा वीडियो कोलैप्स कर जाती है। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे, इसको आपको ज्यादा पढ़ना नहीं होता। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे आप इनर बोलेंगे। तो जो इनर मेम्ब्रेन आपकी होती है ना, इनर मेम्ब्रेन की खास बात जो होती है आपका याद रखना होगा आपको कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ प्रोटीन ज्यादा होगा तो यहाँ क्या ज्यादा होगा? यहाँ लिपिड ज्यादा होगा और प्रोटीन क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाए जिसका नाम है सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज। क्रेब्स साइकिल का नाम आपने सुना होगा। जब आपको फोटोसिंथेसिस हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो याद रखिएगा कि जब जब माइटोकॉन्ड्रिया आएगा अपने इनर मेम्ब्रेन में सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो क्रेब्स साइकिल में मदद करता है। तो सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट, इसके बारे में हमें कहां पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट होगा। कहां? इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का नाम सुने हैं? क्रेब्स साइकिल क्या होता है पता है? देखिए क्रेब्स साइकिल का मतलब होता है, ये होता है सिंपली 10th में आपने पढ़ा होगा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आपने पढ़ा होगा एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ा होगा कि जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाता है ना, तो एक होता है पायरुवेट। पायरुवेट कहता है अगर मान लीजिए हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा तो मैं क्रेब्स साइकिल चलाऊंगा, और भी माइटोकॉन्ड्रिया में चलाऊंगा। तो पूरा क्रेब्स साइकिल रिस्पायरेशन इन प्लांट हम अलग टॉपिक से पढ़ेंगे, या हमको नहीं पढ़ना। बस आपको याद रखना, आपसे पूछेगा व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट, या पूछेगा व्हिच ऑफ द क्रेब्स साइकिल एंजाइम प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम बोलेंगे? सक्सिनिल। तो भाई अब मेम्ब्रेन की तो बात हमने कर ली, आउटर और इनर, इनकी तो बात कर लिया गया। अब आगे चलते देखिए यहां क्या होता है, कहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है तो बोलेंगे ये क्या है? किसका इनफोल्ड है? ये आपका इनफोल्ड है किसका? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इनफोल्ड है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का ये क्या है? इनफोल्ड है। समझ में आया? तो आपसे पूछेगा, मान लीजिए एक माइटोकॉन्ड्रिया है और वो 50 बार इनफोल्ड करे तो बताइए क्रिस्टा कितना बनेगा? एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो 50 बार अपने अंदर इनफोल्डिंग कर रही है तो कितना क्रिस्टा बनेगा बताइए? उसे बोलते हैं
क्रिस्टा, क्या बोलेंगे? क्रिस्टा। जितनी बार, अब देखिए क्रिस्टा दूसरा है, क्रिस्टर्नी दूसरा होता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, यहां देखिए क्रिस्टा लिखा गया है और वो था आपका क्रिस्टर्नी। ये कुछ याद आ रहा है? क्रिस्टर्नी था भाई, क्रिस्टर्नी नहीं था। देखिए ये क्रिस्टा है, वो क्रिस्टर्नी। और आपको मैं बताऊं कि जो क्रिस्टर्नी होती है वो आपकी गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रेमिंग करता है, उसके बॉडी को बनाता है। आया क्या? इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, वरना फिर क्योंकि ऑप्शन में यही सारे कंफ्यूज करते हैं। ये अब तो बताइए, जैसे मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया ने 50 बार इनफोल्डिंग करा, तो जितनी बार इनफोल्डिंग करेगा उतना कहां बनेगा? क्रिस्टा बनेगा। 50 बार करा तो 50 क्रिस्टा बनेगा। आया क्या? अब इसी में आपको मिलेगा, मैं बताऊं आपको, ये सारा राइबोसोम मिलेगा। कोई बताएगा इसमें राइबोसोम कितने यस टाइप का होगा? राइबोसोम हाँ, अभी इसी पे क्वेश्चन आ रहा है, जिसको आएगा वो हैंड्स अप कर देगा, ग्रुप में मत बोलिएगा। ये यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक में राइबोसोम आपको पता होता है कितना होता है? 80s होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी 80s होना चाहिए, है कि नहीं बेटा? है कि नहीं? 80s होना चाहिए। गोबर खा के आया है, कितना होगा? वो तो कह रही 70s। 80s वाले कितने? हाँ 70s के क्यों? 70s क्यों पाया जाएगा? 70s क्यों पाया जाएगा? चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसमें राइबोसोम 70s पाया जाएगा, भले इस सेल में, पूरे सेल के अंदर राइबोसोम 80s होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम क्या होगा? 70s। तो ये लाइन पूछेगा, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेन ओनली 80s राइबोसोम। तो ये क्या है? गलत है। सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 80s राइबोसोम कंटेन करते हैं, लेकिन दो सेल ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर कितना होता है? 70s क्रोमोसोम होता है। समझ में आया ना? नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे आपको मिलेगा डीएनए। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? वो भी कौन सा होगा? ये देखिए डीएनए है, लेकिन ये क्या है? सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर है। और वो भी क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है, दो है, डबल स्ट्रैंडेड। वो भी इसके पास देखिए ग्वाइनिन साइटोसिन रिच होगा, ग्वाइनिन साइटोसिन रिच होगा। ये आपको पढ़ाएंगे सेकंड ईयर में, पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे? जब आपको पढ़ाएंगे जेनेटिक्स तो आप समझाएंगे, है ना? और दूसरा इसमें क्या होगा? हिस्टोन एब्सेंट होगा। क्या होगा? हिस्टोन फ्री होगा। ये सारे क्वेश्चन है, अपने आप में खुद क्वेश्चन है सारे के सारे। अच्छा, किसी को लगता होगा सर ये डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है? देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक स्टैंड है तो इसको बोलेंगे सिंगल स्टैंड, ये दो स्टैंड है इसको बोलेंगे स्ट्रेट डबल स्टैंड। और इसी को मैं गोले में बना, देखिए इसे गोले में बना देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। को समझ में आया? तो देखिए ये आपका क्या होता है? सिंगल स्टैंड हो गया। क्या हो गया? सिंगल स्टैंड। और ये क्या होगा आपका? डबल। कौन सा? स्ट्रेट होगा ना, STRIGST हो गया ना। और ये क्या होगा आपका? सर्कुलर। DS का मतलब होता है डबल स्टैंड, क्या? DNA। आया समझ में? ये ऐसे टर्म है ना? तो आपसे पूछेगा, ये बताइए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA किसके अंदर पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे बॉडी में स्ट्रेट मतलब कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रेट चेन कहां मिलेगा? न्यूक्लियस में। आया क्या? और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा? सर्कुलर मिलेगा। इसका मतलब जाहिर सी बात हमने ये सीखा कि हर एक सेल में आपको पता होता है न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो अगर वो डीएनए न्यूक्लियस में आएगा तो सीधा स्ट्रेट होगा, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में आएगा तो वो गोले में होगा, उसको बोलते हैं सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। आया ना? चलिए ये समझ में आ गया आपको। आगे हम चलते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? अब देखिए यहाँ पे ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा पूरे बॉडी में इसकी, है ना? ऐसे मिलेगा, कुछ दिख रहा है? इसी को बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं? या आप कह सकते हैं फोफी। क्या बोल सकते हैं? हाँ, इसको मैं यहां लिख देता हूं, दिख रहा है ना सारा जी? देखो वीडियो में, देखिए इसको बोलेंगे F0 F1 पार्टिकल, या तो आप इसको फोफी बोल सकते हैं, फोफी।
कहा बोलेंगे? याद किसी भी तरीके से कर लो। F0, F1 पार्टिकल ये यहां होता है, ये बहुत मेन है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये हेल्प करता ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में। किसमें? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसका मतलब हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनती है एटीपी ना, एटीपी को बनाने में इसका रोल होता है। तो इसका नाम क्या पड़ गया? फोफी। इसके पास जो हेड होता है, इसको आपको कहाँ पढ़ाएंगे? इसको हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे आपको फोटोसिंथेसिस में, है ना। तारा दिमाग काम कर रहा है, तभी तो बोल रही हूँ। पहले से पढ़ के आइए का? नहीं, मैंने 9th में पढ़ा। तो फोफी नहीं था, मैक्रोबिलाई था। सरफेस एरिया नहीं बढ़ाएगा ये। क्या होता है आपको वहां पर, यहाँ जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ की नहीं है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को बराबर रखता है। ये आपको यहाँ नहीं पढ़ाना है, ये टॉपिक मिलेगी आपको फोटोसाइंथेसिस में, तो वहां पढ़ाएंगे। यहाँ सिर्फ आपको जेन्युइन में पढ़ना होता है, जनरल में, है ना। इसको हम आगे जब ज्वाइन करेंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको कम से कम 25 मिनट देना पड़ेगा। तो क्या जरूरत है? चलिए, बस आपको अभी समझना है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, उसे क्या बोलेंगे? फोफी। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीजोम। इसका मेन काम क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसका मतलब ये होता है कि एटीपी का प्रोडक्शन करना NADH से NADP से, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फेडिफ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, नाम सुना है? ये सब आप पढ़ेंगे आगे, इसलिए इसको, क्योंकि आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना तो क्लोरोप्लास्ट ही फिर से पढ़ना है, तो वहां फिर से हम आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाएंगे। आया? बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ये समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? एक एंजाइम की और, ये माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे हैं ना? माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए, अब इसमें कोई चीज मुझे बचानी है। आप इसको स्ट्रोमा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्ट्रोमा। क्या कह सकते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कुछ भी बड़ा इसे स्ट्रोमा कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। क्या साइटोप्लाज्म स्ट्रोमा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के, इसको मैट्रिक्स बोल दीजिए भाई, स्ट्रोमा नहीं बोलेंगे आप। आया समझ में आपको? और इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, ये हो गया। अब फंक्शन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखना आपको। देखिए, अगर आप फंक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? फंक्शन का। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या कर सकता है? देखिए, पहला आंसर है हेल्प इन सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या? इसका काम, ये किस में मदद करता है? सेलुलर रिस्पायरेशन में। इसका मतलब अगर हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन करना होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरी आना होगा। नेक्स्ट, स्टोर कैल्शियम। इसके पास कैल्शियम होता है। और या एक चीज और याद रखिएगा, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब समझते हैं? रिसीव माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम देयर पेरेंट। कहा? फ्रॉम देयर। जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया अपने मां से क्या होते हैं? पाते हैं, रिसीव करते हैं। समझ में आया ना? ये चीजें जरूरी है। स्टोर कैल्शियम, और ये अमीनो एसिड को भी बनाता है ना। मेक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जानते कितनी होती है? 300 होती है। हमें पढ़ना सिर्फ 20 होता है। और कहाँ पढ़ना? इसी में पढ़ना, बायोमॉलिक्यूल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो फंक्शन के बाद समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन में मदद करेगा, कैल्शियम को स्टोर कर सकता है। और ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है ना धरती पर अवतरित होता है, उसका पहला माइटोकॉन्ड्रिया उसकी मां से आता है। उसके बाद उसका माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस करता है। क्या? बायोजेनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया इंडोसिम्बियॉन्ट नेचर का होता है। इसका मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिन हुआ वो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया से आया है। आया समझ में? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, बाइनरी फिजन से पैदा होता है। किससे? बाइनरी फिजन से। देख रहे हो, अभी टपकिया भूल गए, अभी टपकिया नहीं, इसलिए कहते 2-4 कट्ठा का बोर्ड हो तो मजा आता, बड़ा भाई कम पड़ जाता है। चलिए, इसको हम एक्स्ट्रा लिखवा देंगे। देखिए, 3 चीजें माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन से पैदा होता है। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन से पैदा होता है। इसका नेचर जो पहला था वो क्या था? प्रोकैरियोटिक था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जैसे लक्षण दिखाता है। समझ में आ रहा है? जैसे बाइनरी फिजन को हमेशा प्रोकैरियोटिक वाले ही करते हैं।
और इंडो सिम्बियोन नेचर का होता है। इसका मतलब जो बैक्टीरिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया इस धरती पर अवतरित हुआ है ना, वो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया से आया है। इंडो सिम्बियोन इन नेचर, क्या बोलेंगे? इंडो सिम्बियोन इन नेचर। नाम याद रहेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। आया क्या? अरे आया क्या?